बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं हमारे साथ, आरती जी मौजूद हैं, आरती टीकू सिंह जी हमारे साथ, समीर चौगान के साथ मौजूद हैं। स्वागत है एक बार आप सभी लोगों का। अब बात जरा कर लेते हैं उपचुनाव जो यूपी में होने वाले हैं। करहल की सीट है जैसे इसमें, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, अब सांसद हो गए तो ये सीट खाली हो गई है। ऐसी बहुत सारी और सीटें जहां पर चुनाव होना है। इस बार मायावती भी उपचुनाव लड़ रही है, जिनकी पार्टी कभी उपचुनाव में नहीं उतरती है। आकाश आनंद जो उनके भतीजे, उनको उन्होंने लगाया जाकर के करो, लड़ो चुनाव जाकर के। तो बसपा तक चुनाव लड़ रही है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है तमाम नेताओं के लिए, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव में हो गया, उसके बाद अगर यहाँ बीजेपी कम रह जाती है, सपा बढ़ जाती है, तो आप देखिएगा कि एक बार फिर से जो पूरी तरीके से बीजेपी हार गई, मोदी दब गया, मोदी कमजोर हो गया, वो नैरेटिव फिर एक तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर भाजपा ये सीटें ले जा पाती है अधिकतर, तो भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को भी एक थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो भाई, नहीं हम भी हैं, यूपी हमारा ही था 2 चुनाव से लगातार 10 साल से, इस बार हमको झटका लगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम कम बैक कर सकते हैं। तो इसलिए चाहिए इन सीटों की हम लोग अलग से एक बार बात कर लेते हैं जरा। करहल है, मिल्कीपुर है, कटेहरी, सीसामऊ, फूलपुर, कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, खैर और गाजियाबाद, ये हैं। और इनमें से कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन वाली भी हैं, 2000 की सीट से, जैसे कि फूलपुर की सीट है 2732 वोट से जीती हुई है। ऐसे एक 7696 वोट से जीती हुई कटहरी की सीट है। और इसमें मैं आपको बताऊं, अगर तो बीजेपी की 1 2 4 सीटें सर, 3 सीटें थी सर, 3 एक निषाद पार्टी की है 4, एक आरएलडी की है 5, और बाकी 5 सपा की सीट है। 4 सपा की, हाँ 5 सपा की, इरफान सोलंकी के कारण 5 सपा, 3 बीजेपी और 2 बीजेपी के एलाइज। तो ये समीकरण मोटा मोटा एनडीए और इंडिया गठबंधन में करेंगे तो 5-5 का ये मुकाबला है। तो ये बताइए सर। देखिए, बेसिकली अब जो चुनाव हो रहे हैं वो 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद बन गए, 4 समाजवादी पार्टी के बन गए, एक राष्ट्रीय लोकदल का बन गया और एक इरफान सोलंकी की जो सजा हुई सेकंड जो सीट खाली हुई उस पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो अब देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश ये होगी कि किसी भी स्थिति में जो उनके विधायक सांसद बने वह सीट तो उनको जीतना ही है, जो 4 सीटें उनके पास है। इसके अलावा जिस तरीके से पासी साहब ने भारतीय जनता पार्टी को पटकने दिए, मिल्कीपुर के जो विधायक थे अब जो सांसद बन गए हैं फैजाबाद से, वह सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर बताना चाहेगी कि हमने हिसाब बराबर कर लिया, आपने हमको लोकसभा लाया तो हमने आपको विधानसभा में पटकने देखी, वह सीट वापस ली है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि अखिलेश यादव को उसकी सीट पर चुनौती दी जाए, मिल्कीपुर की जो सीट है वहां पर चुनौती दी जाए, और जो सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी वह जीतकर कम से कम एक मरहम लगाया जाए हार के ऊपर कि चलो लोकसभा में हार गए लेकिन एक मरहम लग गया कि विधानसभा सीटें हम जीत गए, तो भविष्य हमारा सुनहरा है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तगड़ा वाला लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो कोशिश है। और निश्चित रूप से ये योगी, देखिए विधानसभा चुनाव तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है। विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है इस समय। तो ये चिंता की बात योगी आदित्यनाथ के लिए, मोदी जी का तो लोकसभा चुनाव हो गया, अब ये इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर आने वाली है कि आपने जो काम किया 2017 से उसके आधार पर परिणाम होगा। और अखिलेश के लिए भी उतनी चुनौतीपूर्ण है कि भाई आप तुक्के में नहीं जीते हो, अगर आप ये हार जाते हो तो कहा जाएगा कि लोकसभा में आपका तुक्का चल गया था, और ये परसेप्शन बनेगा। मुझे लग रहा अखिलेश भी ये सीटें जीत के बताना चाहेंगे। अच्छा, कि लोकसभा में हमने तो पहले हम सपा वाली सीटों की बात करें। सपा की सीट पहले, अखिलेश यादव वाली सीट जो करहल है, करहल तो पहले भी टफ थी, अब भी वैसी है। नहीं, करहल में तो तेज प्रताप यादव मतलब लगभग 100% तय है कि वही लड़ेंगे और वही चुनाव जीतेंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी कोई गुंजाइश मुझे दिखती नहीं। इसके बाद आ गए अवधेश प्रसाद। देखिए, ये रोचक जीते वाले, ये अच्छा कि आपने इसी पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए। ये रोचक सीट है और यहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनका लंबे समय से कब्जा रहा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के बाबा गोरखनाथ, शायद अगर मैं बाबा गोरखनाथ, ठीक है, बाबा गोरखनाथ 2017 में जीते थे, 2022 में हार गए और 2022 में जो अंतर था वो करीब 13,000 मतों का था। 1,03,000 अवधेश प्रसाद पाए थे, 90,000 के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो पाए थे। अब मूल चीज क्या है, 5 फैजाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा है, 5 में से 4 वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अयोध्या, बीकापुर, रुदौली, मतलब एक तरह से सिर्फ और सिर्फ यही है अवधेश प्रसाद वाली जो मिल्कीपुर है, सुरक्षित है, यानी कोई अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने
अगर राजनीतिक समीकरण ठीक किए और जो वहां एक चिंता है, एक लोगों के मन में है कि हमारे अयोध्या को लेकर बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा जा रहा है, एक चुनाव क्या हो गया, हम लोगों को ऐसे कहा जा रहा है कि जैसे हिंदू हार गया, राम भक्त हार गए, राम मंदिर हार गया, राम मंदिर आंदोलन हार गया। अगर उसको भारतीय जनता पार्टी ठीक से लोगों तक पहुंचा पाई तो ये सीट जीत सकती है। और एक जो जिसको बार बार कहा जाता है कि जो कुछ इनकी समीक्षा बैठक में आया है ना, इन सीटों के टिकट चयन में उसको लागू कर दे। अच्छा, वैसे यहाँ पर जो बीजेपी के नाम चल रहे हैं, एक तो यही जो बाबा गोरखनाथ हैं जो पिछली बार लड़े थे, हार गए थे, प्रत्याशी हालांकि मुझे लगता है कि शायद इस बार बदलने वाला एक चंद्रकेश रावत का नाम चल रहा है, एक बबलू पासी का नाम चल रहा है, एक राधेश्याम त्यागी का नाम चल रहा है, और उधर से अखिलेश यादव जो अभी फैजाबाद सीट जीत गए, जिसको बार बार अयोध्या सीट कहते हैं, अवधेश पासी, उनके बेटे को वो दे सकती है। तो ये अखिलेश यादव ने बढ़िया दाव चला था। जनरल सीट थी लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने एक दलित को उतार दिया और दलित वोट बताते हैं सब जो है उस तरफ चला गया। बहरहाल अब विधानसभा में देखिए क्या होता है, लेकिन जो कुछ जितना माहौल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद या उनकी शब्दों में अयोध्या सीट को जीतने के बाद बनाया है, जैसे पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। देखिए, माहौल तो बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, क्योंकि बीजेपी भी कोई कमी नहीं छोड़ रही इसमें प्रोजेक्ट करने में कि उनके पास 240 नहीं, वो ऐसे बिहेव कर रही कि उनके पास 140 है, और वो ऐसे भी बिहेव कर रही है कि वो सत्ता में है ही नहीं, सरकार में है ही नहीं। बीजेपी के लिए आप कह रहे हैं अच्छा? हाँ, बीजेपी भी तो ऐसे ही बिहेव कर रही है। पावर प्रोजेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री को साइड पे रख के आप मुझे बताइए कि बाकी सरकार आपको कहीं दिख रही है? बाकी सरकार क्या उनका आंकलन, क्या उनकी असेसमेंट, क्या बोल रहे हैं? किसी की कोई स्टेटमेंट आपने सुनी? कुछ नजर नहीं आ रहा है। पूरा बीजेपी जो है या तो वाकई मंथन में लगे हुए हैं, जो कि हमें शायद नजर नहीं आ रहा है, कहीं पीछे कर रहे होंगे मंथन, लेकिन ओवरऑल बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस नीचे चला गया है वो दिख रहा है लोगों को। इसलिए दूसरी तरफ का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी लोगों को दिख रहा है, क्योंकि अभी जब आपके पास फील्ड खाली हो तो उसमें तो मतलब चूहे और बिल्लियां तो वो सब करेंगी ना खेल अपना। तो लेकिन अगर आप दलित वोट को अगर आप देखें कि अब मायावती जी लड़ रही हैं, सामने आ रही हैं, ट्रोल कर लेती हैं। नहीं अच्छा नहीं, वो तो अंग्रेजी की कहावत है ना कि while the cat is away mice will play। मैं उसी का ट्रांसलेशन दिमाग में सोच रही थी। ये अच्छा है। हाँ, तो उसका मुझे बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं आया, लेकिन वही मेरा मतलब था कि अभी जी कभी अंग्रेजी की जो कहावत है वो अंग्रेजी में बोल दिया करो, उसका ट्रांसलेशन मत क्या करो, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके ध्यान में राहुल गांधी थे? मैं कुछ कहूंगा। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। तो जो दलित वोट है, सबसे बड़ी समस्या जो रहेगी बीजेपी के लिए वो दलित वोट ही है। और क्या मायावती वो दलित वोट को कंसोलिडेट कर पाएंगी? बहुत लंबे समय के बाद वो फील्ड में उतर रही हैं, और हमने देखा कि दलित वोटर्स ने एसपी को चुना और कहीं ना कहीं उन पे विश्वास दिखाया। बसपा को अबैंडन कर दिया भाई। बिल्कुल। तो क्या वो विश्वास वो दोबारा जीत सकती हैं? क्या वो लोग जिन्होंने लोकसभा में एसपी को चुना, क्या वो वापस बीएसपी जाएगी? ये मुझे लगता है इस पे बहुत बड़ा इसी बहाने आइए जरा, मैंने आपको बताया था योगी आदित्यनाथ अपना एक मंथन या अपना एक रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। बताओ भाई क्या हुआ, क्यों हारे, कहां पर क्या क्या गलती रह गई। अभी संगठन महामंत्री बसपा के, माफ कीजिएगा, बीजेपी के बीएल संतोष, वो 2 दिन लगा के कर गए मेरे ख्याल में लखनऊ में। वो अपनी अलग वो कवायद उनकी तरफ से चल रही थी, और वो ऑफिशियल पार्टी की कवायद थी असेसमेंट की, क्यों हारे। और योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर नेताओं को, जिसमें सांसदों को भी वो बुला रहे हैं, सांसदों को, विधायकों को, स्थानीय नेताओं को, और उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ। अब अयोध्या की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अयोध्या के बारे में जो खबर निकली, पूछा अयोध्या क्यों हारे भाई, तो पहले तो सन्नाटा हुआ, फिर उसके बाद लोगों ने दोष मढ़ा यहाँ के जो सांसद थे पुराने, लल्लू सिंह, उन पर, कि लल्लू सिंह की वजह से हारे, कि लल्लू सिंह लोगों के बीच में जाकर ये कहते थे कि तुमको वोट देना है ना दो, हम तुम्हारे वोट से नहीं जीतने वाले, ना तुम्हारे वोट से जीते हैं। वो इस किस्म से बात किया करते थे। तो वही थे जिन्होंने ये भी कह दिया था कि 400 हमको इसलिए चाहिए, संविधान बदलना है हमको, इसलिए हमको 400 सीट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम लल्लू सिंह की वजह से हारे हैं, सबसे प्रमुख बात यह। फिर उनका ये भी कहना था कि हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पर दलित लड़ा देंगे अखिलेश यादव, और दलित। लल्लू सिंह के बारे में एक जानकारी दे दूं, अभी वो 4 धाम की तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। वो अभी है नहीं। अच्छा, अभी वो 4 धाम दर्शन करने गए हुए हैं अभी वो।
लेकिन नहीं, उनकी खैर, कहीं अकाउंटेबिलिटी होगी कहीं। दरअसल उनको जाना चाहिए था 19 के ही बाद, लेकिन पार्टी ने चूंकि टिकट टेक दे रखा था, तो आदमी सत्ता सुख जब तक मिलता रहे तब तक धाम की तरफ जाता नहीं है। और वो तो अयोध्या धाम में है, तब भी उनको शायद उस तरह से नहीं सूझा। ये एकदम ठीक बात है, एकदम इसमें कोई इफ बट है नहीं कि लल्लू सिंह जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए था। और मैं तो चूंकि बाकायदा एक हमारे मित्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं, रामपथ पर घर है, वो लोग मिलने गए, तब सीवर लाइन वगैरह बन रही थी कि भैया ये मुश्किल है, तो उन्होंने बहुत देर तक बात होती थी, फिर अचानक कह दिया कि अच्छा जा तू सुबह वोट जी दिया। मतलब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ठीक है भाई न देना वोट। वो लोग आए थे। तो ये ऐसी एक घटना है, जो लोग उस वक्त उनको खोज रहे थे उस वक्त वो मिल नहीं रहे थे, जब सड़कें चौड़ी हो रही थी, जब विकास के काम हो रहे थे। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो पीड़ा देता है वर्कर के तौर पर, या जो लोग वहां के हैं, उन लोगों को ये लग रहा था कि हम अयोध्या का सांसद चुनने जा रहे थे और लल्लू सिंह जी पुराने फैजाबाद जैसा व्यवहार कर रहे थे। अच्छा, असली मुश्किल एक ये भी थी, आप उस फैजाबाद का सांसद जो अब होगा, फैजाबाद लोकसभा सीट है जिसमें अयोध्या आती है, वो सांसद, उसका व्यवहार आप सोचिए, कितनी बड़ी जन आकांक्षा को लेकर वो खड़ा है, कितने लोग वहां पर। और सचमुच मैं तो कह रहा हूं ये ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे दलित लड़े चाहे जो लड़े, अगर वहां से भाजपा हारी है तो भाजपा को इसको अलग तरीके से, इसकी केस स्टडी ही अलग है, जहां हजारों लाखों लोगों के जीवन में अचानक 10 टाइम्स 20 टाइम्स फर्क पड़ गया, वो समझिए आप इसको। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़क, क्या नहीं ये हुआ? तो बड़ी चीजें हैं जो आपको सुविधा दे रही है आने जाने के लिए। जो वहां का व्यक्ति है जिसकी जेब में घर लौटते 50 रुपया नहीं आता था, 2 फूल माला पत्ती क्या बोलते हैं इलायची दाना ऐसे करके वो प्रसाद बेचते थे, आज उस सड़क पर प्रतिदिन जो व्यक्ति बैठा वो घर जा रहा है, तो जितनी सुख सुविधा की चीजें हैं वो वहीं से चल के निकल आ रही। और ये पूरी कतार की मैं बात कर रहा हूं, एक कोई दुकान या 2 दुकानों की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बावजूद अगर वहां हारे हैं तो ये सचमुच बड़ी चिंता का विषय है। लल्लू सिंह एक वजह है, उसके अलावा भी बहुत सी वजहें होंगी जिसको पार्टी को लेकिन सोचना आपको चाहिए कि वो जमीनें जब ली जा रही थी, उनका एक्विजिशन हो रहा था, क्या कुछ लोग जिनको लाभ मिल गया वो कुछ ही लोग रह गए, दूसरे लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाबा, लेकिन जिस तरीके से अपना अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? नहीं, मेरा ये मानना है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, और योगी आदित्यनाथ चूंकि संगठन के व्यक्ति है नहीं, उनका कोई भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं रहा है, दर्शकों की जानकारी के लिए। वो सांसद भले रहते थे लेकिन संगठन अलग चलता था, सांसद अलग चलते थे। 2012 में तो बाकायदा उन्होंने पार्टी के खिलाफ लोगों को लड़ाया था, उनकी अपनी हिंदू युवा वाहिनी चलती थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए और बाकायदा संघ, मोदी, मतलब इसको कहते हैं सब ने सोच के तय किया कि इनसे बेहतर व्यक्ति नहीं। और मैं आज भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा, बेहतर व्यक्ति, बेहतर दांव नहीं है। लेकिन संगठन और सरकार ऐसे ऐसे चले तो ये तो नहीं चल सकता है। ये योगी जी को भी सोचना पड़ेगा कि संगठन उनके साथ रहे, और संगठन को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, सरकार अलग चल रही है, संगठन अलग चल रहा है। अब अगर कहीं कहीं, अब जैसे आप एक उस स्मृति ईरानी की सीट का बात कर रहे हैं, कर ही लेते हैं, चलिए। हाँ, पता चला कि वहां डीएम ने ही कोऑपरेट नहीं किया। नहीं, बोला कि वहां तो सीधे कहा गया कि लोकल आदमी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, प्रशासन ने, बीजेपी के प्रशासन ने बहुत कुछ उल्टा किया वहां, जो भाजपा के मतलब प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है कि प्रशासन ने उल्टा काम किया है वहां, प्रशासन कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। अच्छा, अब ये ऐसी चीजें जो सुन के भी लगता है कि कैसे हो सकता है, भाई सरकार आपकी है, इतनी ताकतवर मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, लेकिन भाजपा के लोग ये भी रिपोर्ट, और ऐसी तेज तर्रार सांसद जो सीधे सीधे राहुल गांधी को हराकर वहां पे हो। लेकिन तो बहुत सी चीजें हैं जो शायद अच्छा है कि योगी आदित्यनाथ अब संगठन में भी इतना रुचि ले रहे हैं। संगठन और सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल ये कि ये अलग अलग धारा में चल रहे हैं। उसमें मैं जोड़ देता हूं सर, मैं योगी आदित्यनाथ को लेके कि देखिए हर्षवर्धन जी जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आदमी नहीं रहे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो योगी आदित्यनाथ को लगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरकार और संगठन को चलाया था, जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र नेता थे वहां पे कि सरकार और संगठन में क्या नियुक्तियां होंगी, क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसाइड करते थे, वैसे ही मैं उत्तर प्रदेश में करना चाहता हूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भूल गए कि नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के रूप में निकले, संगठन में लंबा समय दिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, संगठन के मास्टर आदमी रहे। वो संगठन का जो उनका अनुभव था वो अनुभव उनको सरकार चलाने के काम में आया, संगठन में उनकी भूमिका रही है। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते, वो अच्छे प्रशासक
हो सकते हैं, लेकिन संगठन का जो गुण नरेंद्र मोदी के अंदर रहा है, और उनके पास तो अमित शाह जैसे लोग थे जो संगठन में उनका सहयोग करते थे। योगी आदित्यनाथ ने वहां सरकार और संगठन नरेंद्र मोदी जी के साथ चलाने की कोशिश की। मुझे लग रहा है वहां योगी आदित्यनाथ थोड़ा कमजोर पड़ गए, क्योंकि संगठन और सरकार के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। सरकार और संगठन में दूरी हो गई। आपने पूरी नहीं दी इनको, दोनों टर्म में दो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम लगा दिए उनके साथ। ठीक है, भले आप क्या बताता है? लेकिन पावर तो आपके हाथ में थी, काम तो डिसीजन तो आप ही ले रहे थे। ये ठीक बात है कि दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, और मतलब उप मुख्यमंत्रियों की भी क्या दशा है वो भी पता करना चाहिए। मैं कह रहा हूं जरा इसका भी पता कराइए। ये रिपोर्ट है आज की तारीख में, बताइए ना कि उप मुख्यमंत्रियों का हाल क्या है, कैबिनेट मीटिंग में वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? जाहिर है कि कुछ उनके बीच में अच्छी स्थिति नहीं होगी, लेकिन सरकार तो योगी जी चला रहे हैं ना, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सरकार में मतलब सिंगल पावर अगर अथॉरिटी किसी के पास है तो योगी आदित्यनाथ के पास है। ठीक है, इसमें किसी को भ्रम नहीं एक हमारे पास एक स्टेटमेंट है योगी आदित्यनाथ जी का। दरअसल लेखपालों की भर्ती हो रही है, और इससे पहले अभी टीचरों की भर्ती की भी प्रक्रिया उन्होंने शुरू करवा दी है। तो क्योंकि एक ये भी यूपी में हार की एक बड़ी वजह मानी गई कि वहाँ पर एक तो पेपर लीक हुए, पेपर लीक होते तो वो भर्ती के लिए होते हैं, पेपर लीक हो गए, उसके बाद भर्ती होती पेपर हो भी जाते थे तो भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं होती थी। तो योगी जी अब उस पर क्या कह रहे हैं? क्या बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि हमारी कमी है? देखें जरा। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए, और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता। अब योगी जी भर्ती कर रहे हैं तो भर्ती पूरी करें, फिर बस सवाल ये है। आरती जी देखिए, योगी जी 7 साल हो गए, और अभी मुझे नहीं लगता है कि आप वही पुरानी बातें करें, वही चाचा भतीजा और यादवों के खानदान की बात करें, तो आप कोई नया एनालिसिस दे रहे हैं या कोई नई अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। ये तो सब ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होता है। जब आप इलेक्शंस में जाते हैं, आपको मालूम है कि ऑपोजिशन की तरफ से क्या खेल खेले जाएंगे, किस तरह की चैलेंज होगी, किस तरह की मुश्किलें होंगी। वो मुझे नहीं लगता है कि अभी जो उन्होंने जिस तरह के एनालिसिस दिए हैं और एक्सप्लेनेशन दी है वो काफ़ी है समझने के लिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। मुझे लगता है ज़्यादा गहराई में सोचने की ज़रूरत है। सर, मैं एक लाइन जोड़ देता हूं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को अपने आप भर्ती करने में जितनी एक्टिव रहती है उतनी एक्टिव, बिल्कुल जैसे भर्ती अपने आप करती है दूसरे दलों के नेताओं को, इतनी तेजी से भर्ती करती है कि कांग्रेस के विधायक को मंत्री बना देती है, वो बाद में इस्तीफा देता है जाकर। ब्रेक में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी जी कह रहे थे कि अच्छा भर्ती निकाली है तो भाई पूरी कर देना, बस पूरी कर दें। और देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ये सिर्फ योगी जी वाला मसला नहीं है। अब अभी मेरे हाथ में जो, चूंकि अब टीवी पर लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे कहने से भी कुछ हो जाएगा। अब वो एसएससी जीडी की परीक्षा की बात कर रहे हैं। 20 फरवरी से 7 मार्च तक ये चला था, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। वो कह रहे हैं बच्चे डिप्रेशन में। ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के बगल के हैं, चंदौली का मसला है ये। अब सवाल यहाँ ये क्या है? बीमारी क्या है? बीमारी वही है ना, कोई पहली बात तो मतलब जिसको कहते हैं कि पेपर ही लीक हो जाता है। पेपर हो भी गया तो उसके आगे रिजल्ट नहीं आता। अब रिजल्ट क्यों नहीं आता, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। मेरे लिए बड़ा शोध का विषय है कि आप हफ्ते या 15 दिन कोई ऐसा क्यों नियम नहीं बनाते कि आज आपकी परीक्षा हुई, 15 दिन के भीतर रिजल्ट आ जाएगा, 20 दिन के भीतर ये हो जाएगा, 2 महीने के भीतर बच्चा नौकरी करेगा। या तो पेपर लीक हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट में देर हो गई। रिजल्ट आ गया तो कोई उसमें किसी तकनीकी वजह से गड़बड़ है, फिर हो गया तो कोई बच्चा किसी कोर्ट में चला गया, फिर हो गया तो सरकार उसके खिलाफ कोर्ट में चली गई, सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय आ गया, उच्च न्यायालय के खिलाफ फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में फिर फैसला आना है। अब इन सारी प्रक्रिया में सब कुछ हो जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है असली और ये सिर्फ योगी जी की समस्या नहीं है, ये मोदी जी की भी समस्या है। तो केंद्र की भी जो भर्तियां हैं, एसएससी की भर्तियां जो है, और यूपी में जो भर्तियां हैं, अब आप कहेंगे कि चाचा भतीजे,
भाई उनके समय में बुरा हाल था, मुझे तो ध्यान में है, मैं तो इलाहाबाद जानता हूं ना। पब्लिक सर्विस कमीशन अनिल यादव उस वक्त चेयरमैन थे, रोज ही बच्चे वहां बैठे रहते थे, 5 के 5 आयोग में भ्रष्टाचार होता था। लेकिन आपको जनता ने चुना, दूसरी बार मुख्यमंत्री चुना, 7 साल आपको हो गए, अब तक तो सारे नट बोल्ट दुरुस्त हो जाने चाहिए थे, एक भी परीक्षा लीक नहीं होनी चाहिए थी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये आपने सही कहा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश का प्रॉब्लम है। क्या जो इसके पीछे एक नेक्सस है, क्या उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है? इसमें कौन कौन शामिल है? क्यों ये लगातार पूरे दुनिया में भारत जो है बदनाम हो रहा है इसी बात के लिए? जिस तरह से पेपर, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, डिजिटलाइजेशन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, ऐसा सिस्टम है हमारा। इसका सबक तो मिल गया ना बीजेपी को। लेकिन ये सिस्टम जो है, वो नेक्सस जो है, नेक्सस। कौन तोड़ेगा? हाँ, तोड़ने के लिए ही तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं ये ना। जो नेक्सस है, भाई एग्जैक्टली। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2-2 बार सरकार आ जा रही, तो बिल्कुल। कौन जिम्मेदारी लेगा? और बच्चों को आप ये समझाएंगे कि नहीं नहीं पहले बहुत होता था, अब थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो नहीं फिर नहीं, वो सुनने वाला नहीं हर्षवर्धन है। जी, मैं जब स्टूडेंट थी आज से 20 साल पहले, तब भी यही चल रहा यही था, चलता था, बिल्कुल। और आज भी यही चल रहा है, तो कोई प्रगति नहीं हुई इस इशू पे।